नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो। अभी आप पूरे भारत में हाल ही में चर्चा सुन रहे होंगे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और भारत के प्रमुख विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी अपने समारोह का नारा लोकतंत्र बचाओ रखा। तो क्या सच में भारत का लोकतंत्र खतरे में है और मात्र वोट देना ही क्या लोकतंत्र की निशानी है? क्योंकि वोट तो चाइना, नॉर्थ कोरिया और सीरिया में भी दिया जाता है। Pervez Musharraf declared himself as Pakistan's president. He replaced the country's president. हम कहते हैं भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। आपको दिख रहा है कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मार रही है। आज हम लोकतंत्र के कुछ बुनियादी तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का सबसे पहला आधारभूत तत्व है कि यहाँ पर शासन जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा चलाया जाता है। क्या जिन भी देशों में जनता लोगों को चुनकर भेजती है वो सारे देश लोकतांत्रिक होते हैं? इसके लिए मैं आपको अपने दो पड़ोसी देशों के उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर ले जाना चाहता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में कई बार सैनिक शासन रहा है, परंतु आखिरी बार पाकिस्तान में सैनिक शासन सन 1999 में परवेज मुशर्रफ ने लगाया था। परवेज मुशर्रफ ने वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर खुद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। What makes the 20th of June significant? We're taking you back in history. On this day in 2001, General Pervez Musharraf declared himself as Pakistan's president. He replaced the country's president, Rafiq Tarar. This happened 2 years after Musharraf seized power for Prime Minister Nawaz Sharif in a military coup. उसके बाद उन्होंने सन 2002 में एक कानून बनाया जिसके तहत राष्ट्रपति कभी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता था। इसके बाद उन्होंने एक निगरानी परिषद का गठन किया। इस निगरानी परिषद में ज्यादातर फौजी थे। इस निगरानी परिषद का प्रमुख कार्य चुनी हुई सरकार पर निगरानी रखना था और चुनी हुई सरकार तब तक कोई कानून को मंजूरी नहीं दे सकती थी जब तक निगरानी परिषद इसे पास न करती। अब यहाँ पर तो शासन चुने हुए लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या आप इस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? चलिए मैं आपको एक और उदाहरण पर ले चलता हूँ, अपना दूसरा पड़ोसी चाइना। चुनाव तो हमारे पड़ोसी देश चाइना में भी होते हैं और नियमित होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में, लेकिन यहाँ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिस कारण हर बार चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ही सरकार बनती है। तो क्या आप इस तरीके की सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। आपने पहले पाकिस्तान के उदाहरण के द्वारा समझा कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए, और हमारे दूसरे उदाहरण चाइना के द्वारा आपने समझा कि मात्र चुनाव होना आवश्यक नहीं, चुनाव में विपक्षी पार्टी का होना भी बहुत आवश्यक है। अच्छा, तो हम समझते हैं कि जिन भी देशों में लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों के पास सारी शक्तियां होती हैं और वहां पर विपक्षी पार्टियां भी होती हैं, वो सारे देश लोकतांत्रिक देश होते हैं। इनको समझने के लिए मैं आपको दोबारा कुछ देशों के उदाहरण के ऊपर ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैक्सिको देश के उदाहरण के ऊपर ले जाता हूँ। वैसे तो मैक्सिको को सन 1930 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन यहाँ सन 2000 तक एक ही पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होती रही। इस पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने के लिए कुख्यात थी। इसके बारे में आप इंटरनेट पर खूब पढ़ सकते। यहाँ की पार्टी ने कुछ नियम बनाए थे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को पार्टी की बैठक में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षकों को पार्टी को प्रमोट करने के लिए कहा जाता था। यहाँ की मीडिया हमेशा सरकार की तारीफ करती थी और विपक्ष की आलोचना करती थी या विपक्ष को नजरअंदाज करती थी। इसके अलावा चुनाव में गड़बड़ी करना, चुनाव में खूब पैसा खर्च करना और विपक्ष को पैसों से पंगु बना देना। अब मैं आपको एक और देश जिम्बाब्वे के उदाहरण पर ले जाना चाहता हूँ। जिम्बाब्वे को 1980 में आज़ादी मिल गई। यहाँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जानू पीएफ दल के प्रमुख नेता रॉबर्ट मुगाबे ही चुनाव में हमेशा जीत हासिल करते थे। रॉबर्ट मुगाबे ने भी मैक्सिको से मिलते जुलते कुछ कानून जिम्बाब्वे में बनाए, जैसे सरकार विरोधी आंदोलन पर पाबंदी लगा दी गई, सरकार की आलोचना के अधिकार को सीमित किया गया, मीडिया पर हमेशा सरकार की तारीफ की जाती थी, जो भी अखबार सरकार की आलोचना करते थे उनको परेशान किया जाता, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जाता, उन्हें जेल में बंद किया जाता। इन सब कृत्यों से परेशान होकर आखिरकार वहां की जनता ने 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त कर दिया। अब आप बताइए, क्या आप इन सरकारों को पूर्ण लोकतांत्रिक सरकारें कहेंगे? क्योंकि यहाँ सारी शक्तियां चुनी हुई सरकारों के हाथ में हैं, साथ में यहाँ विपक्ष भी है। अब आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन देशों में विपक्ष तो है, परंतु यहाँ वास्तविक विपक्ष का अभाव है, क्योंकि जनता के पास विकल्प ही मौजूद नहीं है।
लोकतंत्र का अगला आधारभूत तत्व है विकल्प। लोकतंत्र में विकल्पों का होना बहुत आवश्यक है, ताकि जब भी सत्ताधारी दल जनता के अनुसार कार्य न करे तो जनता उन्हें चुनाव में परास्त करके किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में बिठा सके। अब मैं आपको प्रबुद्ध लोकतंत्र के कुछ बुनियादी तत्वों के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको इन तत्वों के बारे में सुनते सुनते भारत के बारे में सोचना है। यदि ये सारे तत्व भारत में आपको नजर आते हैं तो भारत एक प्रबुद्ध और विकसित लोकतंत्र है। देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार हो, सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो, मीडिया पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो, देश में सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, साथ में चुनी हुई सरकार किस आधार पर चलेगी इसके लिए एक लिखित संविधान, और साथ ही देश में रहने वाले भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान। अगर आपको ये सारे तत्व भारत के लोकतंत्र में नजर आते हैं तो भारत एक प्रबुद्ध लोकतंत्र है। और ये जितने ही मैंने मूल तत्व बताए हैं कुछ, ये तानाशाही देशों में बिल्कुल भी नजर नहीं आते। आई होप आप मेरी पूरी वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले।